नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स यानी BCE 402 के एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका आज यूनिट 1 होने वाला है, जिसमें सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जानेंगे। जिनमें से सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू एक्सटर्नल फोर्सेस और लोड अप्लाइड ऑन इट। तो आइए इसे हम समझते हैं कि ये फिगर के माध्यम से ये होता क्या है। मान लीजिए कि ये कोई एक ब्लॉक हम बना रहे हैं। ये हमारा कोई एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक पर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर हम इसको टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। तो अब टेंसाइल फोर्स लगाने पर किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पर अभी हम आपको बताएंगे कि होने क्या वाला है। मान लीजिए अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन की। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये एक सेक्शन इतने पार्ट का हमने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर हमने टेंसाइल फोर्स टी लगाया हुआ है। अब इस सेक्शन पर क्या होगा कि इस टेंसाइल फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसको अगर अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना है तो यहाँ से कुछ इंटरनल फोर्सेस क्रिएट होंगे और इन्हीं इंटरनल फोर्सेस को, जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस को रजिस्ट कर रहे हैं डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट, इन्हीं को कहा जाता है स्ट्रेस। यहाँ पर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो भी स्ट्रेस डेवलप होगा इसे कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। अब दूसरे वाले सेक्शन पर भी क्या होने वाला है, ये देखिए। ये यहाँ पर इसके दूसरे वाले सेक्शन पर टेंसाइल फोर्स लगा हुआ था। अब इस टेंसाइल फोर्स को भी रजिस्ट करने के लिए सेम अमाउंट में यहाँ पर बॉडी के इस सरफेस के थ्रू यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी जनरेट होगा और ये स्ट्रेस इसके बराबर होगा अगर ये डिफॉर्मेशन नहीं होना है कोई भी इसमें, अगर ये रिजिड बॉडी है तो। और ये इन दोनों का चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो ये दोनों आपस में कट के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और ये बॉडी अपने इक्विलिब्रियम शेप में बनी रहेगी। यहाँ पर इस टेंसाइल फोर्स के थ्रू ये पार्ट इक्विलिब्रियम में है और इस टेंसाइल फोर्स के थ्रू बॉडी का ये वाला पार्ट इक्विलिब्रियम में है। तो यही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल। यहाँ पर इस फोर्स लगाने पर बॉडी के थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू एक्सटर्नल फोर्सेस और लोड्स अप्लाइड ऑन इट। इट क्वांटिफाइज हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए स्पेसिफिक एरिया विद इन द मटेरियल। यानी कि किसी मटेरियल पे किसी स्पेसिफिक एरिया पे कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है, उस चीज़ को बताने का काम स्ट्रेस करता है। तो स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और ये जो फोर्स होगा इसके इंटरनल स्ट्रेस, इसके फोर्स के वजह से जो भी स्ट्रेस यहाँ पर आएगा वो होगा, उसके कारण होगा। तो फोर्स अपॉन एरिया, इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। और ये जो स्ट्रेस है ये एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है कि इसके लिए आपको एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन और इसके अलावा एक स्पेसिफिक प्लेन की ज़रूरत पड़ती है। बात करेगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। हमारे स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं? स्ट्रेस हमारे नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा होता है शियर स्ट्रेस। जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर काम करता है। जैसे यहाँ पर ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये बॉडी इस
स्पेसिफिक सरफेस के, इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क कर रही है, तो यहाँ पर ये जो लोड होगा इसे नॉर्मल लोड कहेंगे, नॉर्मल लोड या फिर नॉर्मल स्ट्रेस। और इसके अलावा जो दूसरा स्ट्रेस होता है वो होता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क करता है। अभी हम आपको आगे फिगर दिखाएंगे कि ये कहाँ पे वर्क करता है। जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फर्दर, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस एक्सिस के अलोंग कार्य करता है और यह या तो टेंसाइल होता है, टेंसाइल इन नेचर, या फिर कंप्रेसिव इन नेचर होता है। जबकि जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो मोमेंट के कारण जनरेट होता है। बात करेगा टेंसाइल लोड की, तो टेंसाइल लोड हमेशा नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन कार्य करता है और यह क्रॉस सेक्शन से दूर होता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये पहली बात तो सरफेस के परपेंडिकुलर काम कर रहा है और ये बॉडी से दूर जा रहा है, इसके कारण जो यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, सिग्मा टी। दूसरी बात करें अगर कंप्रेसिव लोड की, तो यह कंप्रेसिव लोड नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन कार्य करता है ये भी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द बॉडी होती है, यानी कि बॉडी की तरफ होती है। तो इसके वजह से जो स्ट्रेस भी काम करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। बात करेगा शियर स्ट्रेस की, तो शियर स्ट्रेस इसमें जो फोर्स होता है वो पैरेलल साइड में बॉडी के काम करता है और यह अलोंग द सरफेस होता है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं बॉडी को यहाँ पर फिक्स किया गया है, अब इसके ऊपर बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इस पे सरफेस के पैरेलली यहाँ पर फोर्स लगाया जा रहा है। तो जब फोर्स लगाया जाएगा तो होगा क्या कि यहाँ पर बॉडी इस तरह से आपके डिफॉर्म होने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे ही ये लोड हटाया जाएगा वैसे ये बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा या फिर फाई, और ये जो होगा इसे ही कहेंगे शियर स्ट्रेन, जो कि अभी हम आगे देखेंगे फर्दर वीडियोस में। यहाँ पे जो पीएस है या फिर एफएस है, इस पीएस के अपोज में यहाँ पर बॉडी का ये जो सरफेस है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक शियर स्ट्रेस जनरेट करेगा। अब अगर बात करें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, क्योंकि ये जो आपका इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स है इसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी कहा जाता है, तो ये होता क्या है? द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एनी मटेरियल टू द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, यानी कि किसी भी बॉडी पर अगर हम लोग एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हैं तो वो बॉडी उस एक्सटर्नल लोड के अपोज में कितना रेजिस्टेंस वो ऑफर करती है, वो कितनी लोड तक सहन कर लेती है, ये उस मटेरियल की स्ट्रेंथ कहलाती है। बात करें अगर शियर स्ट्रेस की, व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट पैरेलल टू द सरफेस, व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट पैरेलल टू द सरफेस। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारी है बॉडी, यहाँ पर इस बॉडी के सरफेस के पैरेलल हमने एक फोर्स पीएस लगाया, तो इसके अपोजिशन में ये बॉडी इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट में यहाँ पर लगाने का कोशिश करेगा अपना शियर स्ट्रेस। ये एक तरह से फोर्स है लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वही ये कह रहा है when equal and opposite forces act parallel to the surface on any cross sectional plane of the body and has tendency to slide its one part with respect to another part। यहाँ पर अगर ये बॉडी यहाँ पर ये अगर फिक्स हुई तो फिर ये क्या करेगा, ये इसके अकॉर्डिंग ये स्लाइड होने की कोशिश करेगा इसके रिस्पेक्ट में। तो when equal and opposite forces act parallel to the surface on any cross sectional plane of the body and has tendency to slide its one part with respect to another part, तो यहाँ पर जो भी स्ट्रेस जनरेट होगा वो कहलाएगा आपका शियर स्ट्रेस। बात करते हैं अगर स्ट्रेन की, स्ट्रेन क्या होता है? when external forces applied on the body
एंड द बॉडी कैन नॉट ऑफर सफिशियंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर ये बॉडी है, ये एक जगह फिक्स की हुई है, इस पर हमने फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स, और ये बॉडी उतना सफिशियंट रेजिस्टेंस उसको ऑफर नहीं कर पाई, तो होगा क्या? देन सम डिफॉर्मेशन इन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज नोन एज स्ट्रेन। तो यहाँ पर बॉडी में कुछ ये इसका पहले इनिशियल पोजीशन था, अब ये डिफॉर्म होगी, ये जो रेड वाला पोर्शन है ये इसकी फाइनल पोजीशन आ गई है इसके वजह से। तो यहाँ पर बॉडी में जितना भी इलोंगेशन हुआ, जितना भी हुआ डिफॉर्मेशन, उसे ही हम लोग कहेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं, इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और ये होता है डेल्टा एल बाई एल, यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाई इनिशियल लेंथ। यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आप इसको घबराइएगा नहीं, हम एक क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे। पहले इनको कॉन्सेप्ट को सीख लिया जाए। अ राउंड बार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इज लोडेड इन टेंशन एज शोन इन फिगर। यहाँ पर फिगर में शोन किया बॉडी की लेंथ 1.5 मीटर है, एक टेंसाइल लोड पी लगाया गया है। अ नॉर्मल स्ट्रेन इज 2 × 10⁻³ इज मेजर्ड बाई ए स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन को हम लोग स्ट्रेन गेज से मेजर करते हैं। वॉट इलोंगेशन ऑफ द इंटायर बार कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस लोड, कि इस इंटायर बार के थ्रू इस पर कितना इलोंगेशन होगा इस लोड के कारण। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है। लेंथ ऑफ बार हमें एल दिया हुआ है 1.5 मीटर, स्ट्रेन दिया हुआ है 2 × 10⁻³ और हमें इलोंगेशन डेल्टा एल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेन इक्वल टू इलोंगेशन अपॉन इनिशियल लेंथ, या फिर चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो हमें इलोंगेशन कितना होगा? स्ट्रेन इनटू इनिशियल लेंथ, इसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, और यहाँ से ये आ जा रहा है हमारा 3 mm। यहाँ पे हमने 1.5 मीटर को mm में चेंज किया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हुक्स लॉ की, तो हुक्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट अंडर डायरेक्ट लोडिंग विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के अंदर अगर हम किसी भी बॉडी पर डायरेक्ट लोडिंग लगा रहे हैं तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। अगर प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो फिर एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर जो भी कांस्टेंट ई आता है उसे कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर इलास्टिक कांस्टेंट। ये ई होता, कैपिटल ई होता है इलास्टिक कांस्टेंट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जब हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच एक कर्व खींचते हैं तो ये एक लीनियर लाइन हमें प्राप्त होती है, और इसका जो भी स्लोप होता है वो इलास्टिक लिमिट को शो करता है, इलास्टिक कांस्टेंट को। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। हुक्स लॉ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक वैलिड होता है। हाउएवर फॉर द माइल्ड स्टील प्रोपोर्शनलिटी लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट आर ऑलमोस्ट इक्वल। माइल्ड स्टील के लिए प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट लगभग इक्वल होते हैं, बट फॉर अदर मेटल्स इलास्टिक लिमिट मे बी हायर देन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। लेकिन अदर मेटल्स के लिए, कुछ अदर मेटल्स के लिए इलास्टिक लिमिट प्रोपोर्शनलिटी लिमिट से हायर हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है रबर। द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व में हमें जो भी कर्व प्राप्त होता है इसकी स्लोप हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, विच इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस दैट कॉजेज यूनिट स्ट्रेन। यानी कि यूनिट स्ट्रेन की वजह से कितना स्ट्रेस इंटेंसिटी जनरेट हो रही है वही बताता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। बात करें अगर एजम्पशंस ऑफ हुक्स लॉ की, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, मटेरियल इज होमोजीनियस। द मटेरियल हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन
एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। यानी कि अगर हम इसमें बात करें, ये कोई एक हमारा ब्लॉक है, ये हमारा कोई ब्लॉक है, तो ये क्या कह रहा है, मटेरियल है यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। यानी कि अगर इसके हम इस सेक्शन पर देखें, इस सेक्शन पर देखें, इस सेक्शन पर देखें, तो ये पूरा मटेरियल एक होमोजीनियस होगा और इस पे किसी भी पॉइंट पर जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी वो एक सी होंगी। यानी इस पॉइंट पर जितना ई होगा, यहाँ पर भी उतना ही इलास्टिक लिमिट होगा। इस पॉइंट पर जितना भी स्ट्रेस आएगा, इस पॉइंट पर उतना ही स्ट्रेस आएगा। ये इसके कहने का मतलब है। सेकेंड, मटेरियल इज आइसोट्रॉपिक, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस। यानी कि किसी भी एक पॉइंट पर अगर कोई मटेरियल प्रॉपर्टीज लाइक हमने इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो ये हर एक डायरेक्शन में ये सेम होगी। मान लीजिए अगर स्ट्रेस ही हम देख रहे हैं तो ये हर एक डायरेक्शन में सेम होगी। तीसरा पॉइंट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली विद इन द इलास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ केवल और केवल इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है। आपको एक चीज हम बताना चाहेंगे कि ये जो पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, यानी इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, ये पूरा का पूरा हुक्स लॉ पर बेस्ड है। यानी कि इसके अंदर आप जितना भी स्ट्रेस पढ़ेंगे, जितना भी उसकी वजह से स्ट्रेन आएगा, वो स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट होगा। और ये जो इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेन आता है, ये आपका लगभग 0.12% आता है, लगभग 0.12% आता है। यानी कि आपका 0.0012। यानी कि अगर आप 1 mm में देख रहे हैं, अगर आपकी कोई 1 मीटर की रॉड है, अगर आपकी 1 मीटर की रॉड है, तो उसमें आपका जो 1 मीटर यानी 1000 mm, अगर आपकी कोई रॉड 1000 mm की है, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन आपका आने वाला है वो केवल 1.2 mm आने वाला है। और पूरा का पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये इसी एजम्पशन पर बेस्ड है, हुक्स लॉ के एजम्पशन पर, और उसमें जो भी आपका स्ट्रेस आएगा वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रहेगा। हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली विद इन इलास्टिक लिमिट। लीनियर रीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसमें जो भी आपको कर्व प्राप्त होगा ये विद इन लीनियर रीजन में रहेगा। फोर्थ पॉइंट, डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, स्ट्रेन और वेरी स्मॉल, सो लीनियर अप्रोक्सीमेशन होल्ड्स। जैसा कि हमने आपको अभी पीछे ही बताया है, अभी थोड़ी देर पहले, कि इसमें जो भी डिफॉर्मेशन आएगा वो लगभग जैसा कि एग्जांपल 1 मीटर में लगभग 1.2 mm का आता है, जो कि काफ़ी छोटी है। तो अगर आप इसके बीच अगर ये थोड़ी फ्लक्चुएशन होगी भी, तो ये इतनी छोटी होगी कि आपको लगभग लीनियर दिखेगा। इसीलिए कहा जा रहा है लीनियर अप्रोक्सीमेशन होल्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट, इलास्टिक बिहेवियर इज परफेक्टली लीनियर। ऑन अनलोडिंग द मटेरियल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन। यानी कि जब हम लोग मटेरियल को अनलोड करेंगे, इस पर से लोड हटाएंगे, तो मटेरियल वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, अप्लाई ओनली इन इलास्टिक रीजन, ओनली स्ट्रेस एक्सीड द इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ नो लॉन्गर होल्ड्स। यानी कि जब स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट को पार कर जाएगा तो हुक्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, नो थर्मल एक्सपेंशन और टेम्परेचर इंड्यूस्ड टेम्परेचर इज कंसीडर्ड। यानी कि कोई भी थर्मल एक्सपेंशन या फिर टेम्परेचर के कारण स्ट्रेस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।